अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू शफरान एंड एसोसिएट्स। हमने लॉ गाइड को पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने लीगल एथिक्स के अंदर कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट उसका पार्ट ए कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के पार्ट बी ड्यूटी टुवर्ड द क्लाइंट को डिस्कस करेंगे। दिस इज एडवोकेट शफरान सईद। So let's start today's lecture. लीगल एथिक्स के सिलेबस में अभी तक हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है जो कि रूल 134 से 144 तक है। पार्ट ए कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट से डील करता था। आज हम पार्ट 2 यानी बी पार्ट जो है इसका कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स, एडवोकेट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ, इसको देखेंगे। पार्ट बी रूल 145 एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू अ क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस। अब एक एडवोकेट को मना किया गया है, शेल नॉट के वर्ड यूज हुआ है कि वो क्या ना करे, वो हासिल ना करे एक इंटरेस्ट, एक ऐसा मुफाद जो कि एडवर्स हो यानी बरअक्स हो क्लाइंट के इंटरेस्ट से, जो कि क्लाइंट का इंटरेस्ट है इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस। यानी एक क्लाइंट जब एक एडवोकेट को रिटेन कर लेता है तो उस क्लाइंट का ये हक है कि उसका एडवोकेट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट मत जाए या ऐसा इंटरेस्ट एक्वायर करे जो उसके इंटरेस्ट क्लाइंट के इंटरेस्ट से अगेंस्ट हो। Rule 146. An advocate shall not accept employment adverse to a client or a former client. अब यहाँ पे फॉर्मर क्लाइंट की बात भी आ गई कि एम्प्लॉयमेंट, ऐसी एम्प्लॉयमेंट एडवोकेट हासिल नहीं करेगा जो कि एडवर्स हो किसके, क्लाइंट के, और टू अ फॉर्मर क्लाइंट एज वेल रिलेटिंग टू अ मैटर इन रेफरेंस टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब एक क्लाइंट एडवोकेट को रिटेन करता है, एडवोकेट को हायर करता है, तो वो बहुत सी खुफिया मालूमात उसको प्रोवाइड करता है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक एडवोकेट अनजस्टिफाइड प्रॉफिट गेन करता है, अनजस्टिफाइड इंटरेस्ट गेन करता है, दैट वुड बी अनफेयर क्योंकि दिस इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन and is protected by the law by reason of or in course of his employment by such client or a former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person। यहाँ एक प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एन एडवोकेट हु हैज नॉट बीन फॉर्मली इंगेज से मुराद जैसे उसे अभी पावर और अटॉर्नी पे साइन नहीं किए by a person and accepted a retainer, अभी तक उसने कोई रिटेनर एक्सेप्ट नहीं किया, nor received any fees for such engagement is not precluded। यानी ऐसा एडवोकेट जिसे किसी शख्स ने इंगेज किया टू गेट सम एडवाइस बट वो इंगेजमेंट फॉर्मल नहीं हो सकी यानी पावर अटॉर्नी साइन नहीं हो सकी। एंड द सेकंड सिचुएशन इज कि उस एडवोकेट ने अभी तक कोई रिटेनर एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसने कोई फीस एक्सेप्ट किया इस एंगेजमेंट के लिए। तो इस सिचुएशन में उस एडवोकेट पे कोई बार नहीं है कि अगर वो कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर ले जो कि एडवर्स हो द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ क्लाइंट ऑफ दैट एडवोकेट एट द मोमेंट। रूल 147 एन एडवोकेट shall not accept professional employment without first disclosing his relation if any with the adverse party and his interest if any in the subject matter of such employment। एक एडवोकेट को चाहिए कि अगर उसका इंटरेस्ट है दो चीज़ों में, नंबर वन इज एडवर्स पार्टी जिसे सू करना चाहता है क्लाइंट, या फिर उस प्रॉपर्टी में उसका कोई क्लेम है या उसका कोई इंटरेस्ट है, देन ही मस्ट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन विद द क्लाइंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। रूल 148 एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से मुराद मुतसादम मुफाद है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू क्लाइंट्स, क्लाइंट वन एंड क्लाइंट टू, और एक लिटिगेशन आती है जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हैं और आप दोनों ही क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस क्लाइंट को प्रिविलेज देनी है और किसको नहीं देनी और किसके फेवर में डिसीजन लाना है किसके नहीं लाना। देन इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट यू हैव टू ड्रॉप वन ऑफ द क्लाइंट। रूल 149 An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure, or judicial sale in an auction or proceedings in which such advocate appears for a party, nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration as a reward or a bounty। अब यहाँ पे एडवोकेट को बाउंड किया गया है, मना किया गया है कि वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता प्रोबेट के जरिए, फोरक्लोजर के जरिए या जुडिशियल सेल के जरिए जो ऑक्शन में होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये उस पार्टी की प्रॉपर्टीज हैं जिसके लिए एडवोकेट अपीयर हुआ है इन प्रोवाइडिंग हिज लीगल एड। नॉर शेल ही एक्सेप्ट द होल और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ना ही वो अपनी फीस की मद में ये डिसाइड कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको
केस में विन करके दूंगा, आइदर आई कीप इट एज अ होल या उसका पार्ट 50-50 हम आपस में कर लेंगे। दिस इज अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट with regard to his client. Rule 150. An advocate shall not commingle the property of client with his own and shall promptly report to the client the receipt by him of any money or other property belonging to such client. एडवोकेट को अपनी प्रॉपर्टी और क्लाइंट की प्रॉपर्टी को मिक्स नहीं करना चाहिए, और अगर उसे किसी किस्म की प्रॉपर्टी या मनी रिसीव होती है जो कि क्लाइंट की है, उसे फौरन चाहिए कि वो क्लाइंट को इत्तला कर दे। रूल 151. An advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of a case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so. एक एडवोकेट को जब तक कंसल्ट ना किया जाए with reference to the prosecution or defense of a case, then he should not advise the commencement of these two. लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि if the relationship between the party or between the subject matter towards the advocate is such कि वो proper समझा जाएगा, then he can do so. Rule 152. An advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. एक एडवोकेट कभी भी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऐसी एडवाइस नहीं देगा कि आप कानून को तोड़ दो, वायलेट कर दो, कानून के खिलाफ अमल करो। लेकिन ये रूल ऐसे लॉ पर अप्लाई नहीं होगा जहां पे वो गुड फेथ में ये एडवाइस दे कि दिस लॉ इज इनवैलिड। रूल 153. It is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of a crime. किसी भी शख्स को जिसे अक्यूज किया जा रहा है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के रिलेटेड, तो एक एडवोकेट का राइट है कि वो उसके डिफेंस को अंडरटेक करे रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके मुतालिक क्या राय रखता है, उस शख्स के मुतालिक क्या राय रखता है, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉलेज एज टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हैविंग प्रायर नॉलेज दैट द अक्यूज इज गिल्टी। Otherwise, innocent persons and victims merely of suspicious circumstances might be denied proper defense. यहाँ पे अब एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है, जो प्रिजम्पशन हर एलएलबी के स्टूडेंट को पता होती है, दैट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक एडवोकेट का किसी क्लाइंट के मुतालिक क्या पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हिम नोइंग कि वो गिल्टी है। अगर उसकी पर्सनल ओपिनियन में ये बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दैट कैन नॉट बार हिम फ्रॉम लीगली डिफेंडिंग दैट पर्सन। Having undertaken such defense, an advocate is bound by all fair and honorable means to present every defense that the law of the land permits. उसे हर वो डिफेंस पेश करना होगा जो लॉ ऑफ द लैंड परमिट करता है, to the end that no person may be deprived of life or liberty except by the process of law, ताकि किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी से उसकी आज़ादी से महरूम ना किया जा सके अदर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए। आर्टिकल 9 को उन्होंने यहाँ पे रिकोड कर दिया, आर्टिकल 9 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। रूल 154. In fixing fees, advocates should avoid charges which overestimate their advice. अपनी एडवाइस को ओवर एस्टिमेट करके भी चार्ज नहीं करना, एंड सर्विसेज एज वेल एज दोज विच अंडर वैल्यू देम, ना ही उनको अंडर वैल्यू करना है। आपको राइटली कैलकुलेट करना है कि जो मसला मेरे सामने आया है, इस पे रिसर्च करने में, इस पे वर्क करने में और एक सोल्यूशन निकालने में जो मेरे वर्क एफर्ट लगेगी उसके मुताबिक ही चार्ज करना है, ना कि ओवर ना अंडर। A client's ability to pay cannot justify charge in excess of the value of the service. Just because एक क्लाइंट बहुत रिच है, दिस डज नॉट जस्टिफाई कि सेम एडवाइस के लिए उसे हम ज्यादा चार्ज करें। तो इस प्रॉपर्टी में जस्टिफाई अ लेसर चार्ज, बट इसका ऑपोजिट यहाँ पे है कि उसकी प्रॉपर्टी में जस्टिफाई अ लेसर चार्ज और इवन नन एट ऑल। अगर वो बहुत ही पुअर है तो आप उसे प्रो बोनो भी ले सकते हैं। द रीजनेबल रिक्वेस्ट ऑफ अ ब्रदर एडवोकेट शुड ऑल्सो रिसीव स्पेशल एंड काइंड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो एडवोकेट्स हैं, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को एक मैटर रेफर करता है, then he should treat the advocate with kind and special consideration. In respect of widows and orphans of an advocate, all advocates shall assist them free of charge. अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। We discuss the amount of fee and how we should calculate it. Number one is the time and labor required, the novelty and difficulty of the questions involved, and the skill requisite properly to conduct the case. यानी उस केस को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत दरकार होगी, और वो कितना यूनिक क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने में हमारी कितनी स्किल्स रिक्वायर होंगी। नंबर टू, वेदर द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर केस will preclude the advocate's appearance for others in cases likely to arise out of transaction
about which there is a reasonable expectation that otherwise he would be employed or will involve the loss of their business while employed in a particular case। यानी फीस कैलकुलेट करते हुए आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टाइम आप एक क्लाइंट को देंगे उसके नतीजे में इफ यू आर लूजिंग अनदर क्लाइंट देन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड ऐड इनटू द फीस टू मेक योरसेल्फ कम इनटू ब्रेक इवन। नंबर 3, द कस्टमरी चार्जेस ऑफ बार फॉर सिमिलर सर्विस। कुछ ऐसे मुकदमे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बार एक सिमिलर सर्विस चार्ज करती है, then you should also follow that trend। Number 4, the amount involved in the controversy and the benefit resulting to the client from the service। Obviously एक controversy में जो amount involved है, if it is higher then it will require more effort from the advocate, so he can charge more from the client। Number 5, the contingency of the certainty of the compensation। फीस इस बात पे भी कैलकुलेट की जा सकती है कि compensation की certainty कितनी contingent है। Number 6, the character of the employment whether casual or for an established and constant client। Obviously your history with the client will also determine the fees you will charge। क्या वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, क्या वो एक कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, या वो एस्टैब्लिश और कांस्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, then the amount of fees will vary in all these circumstances। Of these consideration none in itself is a controlling factor। इनमें से कोई भी एक controlling factor नहीं है। These are merely guidelines। ये सिर्फ एक guidelines प्रोवाइड की गई हैं in ascertaining the real value of the service। In fixing fees, it should never be forgotten that the profession is a branch of एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड नॉट अ मियर मनी मेकिंग ट्रेड। फीस फिक्स करते हुए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है दैट इज अ ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ के निज़ाम का एक हिस्सा है, ना कि पैसे बनाने का एक कारोबार। इसीलिए हमें एक फेयर अमाउंट एज फीस फिक्स करनी चाहिए। रूल 155, controversies with clients concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services। Any lawsuits with clients should be resorted to only prevent injustice, imposition और fraud। एक एडवोकेट को चाहिए कि वो ऐसे तनाज़ुर से बचे जिसमें उसे क्लाइंट को अपनी कंपनसेशन के लिए सू करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा ना करने से इनजस्टिस कॉज हो रही हो या किसी किस्म का फ्रॉड कॉज हो रहा हो एडवोकेट के साथ, देन ही कैन सू हिज क्लाइंट फॉर कंपनसेशन। रूल 156, नथिंग ऑपरेट्स मोर सर्टेनली टू क्रिएट और फॉस्टर पॉपुलर prejudice against advocates as a class and to deprive the profession of that full measures of public esteem and confidence which belong to the proper discharge of its duties than does the false claim often set up by unscrupulous in defense and questionable transactions that it is the duty of the advocate to do whatever may enable him to succeed in winning his client's cause। रूल 156 हमें बताता है कि लोगों का एडवोकेट्स के हवाले से एक तासुब, एक प्रेजुडिस कायम करना और प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी के हवाले से अवामी इज्जत और एतमाद में कमी की सबसे बड़ी वजह फॉल्स क्लेम्स हैं। ऐसे फॉल्स क्लेम्स जो क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस या अनस्क्रूपलसली फाइल किए जाते हैं बेस्ड ऑन दिस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दैट एन एडवोकेट शुड डू एनीथिंग टू विन अ केस। It is improper for an advocate to assert in argument his personal belief in the client's innocence और इन द जस्टिस ऑफ हिज कॉज। एक एडवोकेट के लिए गैर मुनासिब है कि वो आर्ग्यूमेंट्स में ये बात प्लीड करे कि उसके पर्सनल यकीन में क्लाइंट इनोसेंट है या फिर उसकी कॉज जस्ट है। His professional duty is strictly limited to making submissions at the bar consistently with the interest of his client। An advocate owes entire devotion to the interest of the client। एक एडवोकेट ओ करता है अपने क्लाइंट को कि वो पूरी लगन से उसके मुफाद के लिए काम करे। वार्म zeal in the maintenance and defense of his rights, उसके राइट्स को मेंटेन करे, डिफेंड करे, and the exertion of his utmost learning and ability to the end that nothing be taken or be withheld from him save by rules of law legally applied। और वो अपनी तमाम तर सलाहियतों और काबिलियत को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा उसके क्लाइंट से कोई भी चीज छीनी ना जाए या उससे विदहेल्ड ना की जाए अदर देन बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस रूल, नो फियर। कोई खौफ नहीं होना चाहिए एक एडवोकेट को। नो फियर ऑफ जुडिशियल डिसफेवर और पब्लिक अनपॉपुलैरिटी। ना ही उसे जुडिशियल डिसफेवर का खौफ हो कि इस कॉज को प्लीड करने से जजेस मुझसे नाराज होंगे, या उसे पब्लिक अनपॉपुलैरिटी के अवाम में मेरी मकबूलियत कम हो जाएगी। शुड रिस्ट्रेन हिम, उसे रोके फ्रॉम द फुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने में। इन द जुडिशियल फोरम द क्लाइंट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनी एंड एवरी रेमेडी एंड डिफेंस दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। जुडिशियल फोरम के अंदर एक क्लाइंट का राइट है
कि हर वो रेमेडी और हर वो डिफेंस जो लॉ उसे देता है वो उसे प्रोवाइड किया जाए, उसे उसका बेनिफिट हासिल करने का मौका दिया जाए। एंड ही मे एक्सपेक्ट हिज एडवोकेट टू assert every such remedy or defense, but it is steadfastly to be borne in mind that the great trust of the advocate is to be discharged within and not without the bounds of the law। यानी एक एडवोकेट जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, it must be within the bounds of the law. The office of an advocate does not permit, much less does it demand of him, for any client the violation of any law or any manner of fraud or chicanery, मीन्स डिसेप्शन। यानी ऑफिस ऑफ एन एडवोकेट उसे परमिट नहीं करता कि वो अपने क्लाइंट की डिमांड्स को मीट करने के लिए या अपने क्लाइंट के राइट के लिए वो किसी लॉ को वायलेट करे, किसी किस्म का फ्रॉड या डिसेप्शन कॉज करे। In doing his professional duty to his client, he must obey the voice of his own conscience and not that of his client। वो अपनी कॉन्शियस को फॉलो करेगा, अपनी मोरालिटी को फॉलो करेगा, ना कि अपने क्लाइंट की मोरालिटी या कॉन्शियस। रूल 157, when an advocate is a witness for his client, except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to other advocates. Except when essential to the ends of justice, an advocate should avoid testifying in court on behalf of his client। Client और advocate के दरमियान जो भी information transfer होती है, that is protected under privilege communication। इसलिए एक एडवोकेट को चाहिए अदर देन फॉर्मल मैटर जैसे कि अटेस्टेशन या कस्टडी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी और मैटर में अगर उसे एज अ विटनेस अपीयर होना है अगेंस्ट हिज क्लाइंट, देन ही शुड लीव द ट्रायल ऑफ द केस टू अदर एडवोकेट। एक्सेप्ट जब ये जरूरी हो कि इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए एक एडवोकेट को कोर्ट में आके अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही देनी है, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन ही शुड कम एज अ विटनेस, अदरवाइज ही शुड avoid testifying in court on behalf of his client। Rule 158, in incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opposite advocate to trial when he is under affliction or bereavement, forcing the trial on a particular day to the injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time, agreeing to an extension of time for filing written statements, cross interrogatories, and the like, the advocate must be allowed to judge himself। रूल 158 में ऐसे मैटर्स का जिक्र किया गया है जो कि मेरिट्स ऑफ द केस पे इफेक्ट ना करते हों, ना ही क्लाइंट्स के राइट को सब्सटेंशियली प्रेजुडिस करते हों, और इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि दूसरे एडवोकेट को बीमारी की हालत में या किसी परेशानी की हालत में मजबूर करना ट्रायल में पेश होने के लिए, या किसी पर्टिकुलर डे जिस दिन हियरिंग डिसाइड कर दी गई है which will be causing an injury to the opposite advocate, it could be in the form कि उस दिन उन एडवोकेट को किसी और जगह पे पेश होना है, किसी और केस में पेश होना है जबकि कोई हार्म कॉज नहीं होगा अगर एक एडजमेंट दे दी जाए इसमें। देन agreeing to the extension of time for filing written statements, cross interrogatories and the like, एडवोकेट इज लेफ्ट एज अ जज फॉर हिमसेल्फ कि वो अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर सकता है। इन सच मैटर्स नो क्लाइंट हैज अ राइट टू डिमांड दैट हिज एडवोकेट शैल बी अनजेनरस और दैट ही डज एनीथिंग देयरइन रिपग्नेंट टू हिज ओन सेंस ऑफ ऑनर एंड प्रोप्राइटी। यहाँ पे वाज़ेह कर दिया गया है नो क्लाइंट हैज अ राइट टू डिमांड, कोई क्लाइंट ये राइट नहीं रखता कि वो डिमांड करे अपने एडवोकेट से कि वो अपोजिंग काउंसिल की तरफ एक ऐसा जनरस एक्ट करे जिसमें वो उसको एडजमेंट दे दे या extension of time दे दे for filing written statements, cross interrogatories, and he does anything therein repugnant to his own sense of honor and propriety। और ना ही ऐसे काम करने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है जो कि उस एडवोकेट के अपने ऑनर या सेंस ऑफ प्रोप्राइटी के अगेंस्ट हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। आज हमने कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स में पार्ट बी कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स इट्स क्लाइंट को डिस्कस किया, जिसमें हमने रूल 145 टिल 158 को स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll be discussing the part C of this canons of professional conduct जिसमें हम ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट को स्टडी करेंगे। Until then, take care. अल्लाह हाफिज।